नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बस्तर दशहरा पर्व की। मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। आइए हम बस्तर दशहरा पर अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बस्तर का दशहरा किन मामलों में देश के अन्य अंचलों में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से भिन्न है। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है और इसी जनजातीय संस्कृति की झलक हमें बस्तर दशहरा के दौरान दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्र में बस्तर दशहरा के दौरान रथ चालन की परंपरा भी प्रचलन में है, जो बस्तर दशहरा पर्व को एक विशिष्ट पर्व के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रथ चालन की परंपरा बस्तर दशहरा पर्व के दौरान कब और कैसे आरंभ हुई। रथ चालन की इस परंपरा के पीछे एक किंवदंती है। ये किंवदंती जुड़ी हुई है काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव से। पुरुषोत्तम देव बस्तर के काकतीय साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे। पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। एक समय पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की कठिन यात्रा पर गए। इससे पहले कि पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी पहुंचते, जगन्नाथपुरी के नरेश के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए और भगवान जगन्नाथ ने जगन्नाथपुरी के नरेश को आदेश दिया कि वो पुरुषोत्तम देव का स्वागत सत्कार करें। जगन्नाथपुरी के नरेश ने वैसा ही किया। जब पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव का भव्य स्वागत सत्कार किया और उन्हें एक 16 पहियों वाला रथ उपहार में दिया। राजा पुरुषोत्तम देव इस रथ के साथ बस्तर आ गए और इसी समय से आषाढ़ माह में गोचा पर्व बस्तर में मनाया जाने लगा और इसी घटना के बाद से बस्तर दशहरा के दौरान रथ चालन की परंपरा भी आरंभ हुई। रथ चालन की इस परंपरा के निर्वहन के लिए रथ निर्माण अति आवश्यक एक चरण है बस्तर दशहरा का। तो आइए देखते हैं कि बस्तर दशहरा में रथ का निर्माण कब और कैसे आरंभ होता है। बस्तर दशहरा श्रावण मास की अमावस्या को पाट यात्रा के साथ आरंभ होता है। पाट यात्रा की ये रस्म रथ निर्माण की प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई है। पाट यात्रा के दौरान बस्तर के कुछ विशिष्ट परगनों के भतरा आदिवासी वन विभाग की अनुमति से वनों में प्रवेश करते हैं और रथ निर्माण के लिए साल वृक्ष की लकड़ियां काट कर लाते हैं। ये विशिष्ट परगने कौन हैं जो रथ निर्माण के लिए लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश करते हैं? उन परगनों का नाम है रायकेरा, कचोरी पाटा, और आमावारा। और जो आदिवासी जंगलों में रथ निर्माण की लकड़ी लेने प्रवेश करते हैं वो भतरा जाति के आदिवासी होता है। आप सभी जानते हैं कि भतरा जनजाति अन्नम देव के साथ बस्तर आई थी और उसके बाद से भतरा बस्तर में ही निवास कर रहा है। पाट यात्रा की इस रस्म के बाद जंगलों से लाई गई साल वृक्ष की लकड़ियों को दंतेश्वरी माता के मंदिर के सामने स्थापित किया जाता है और भादो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को इन लकड़ी के लट्ठों को दंतेश्वरी मंदिर के सामने रख एक पूजा विधान संपन्न किया जाता है, जिसे डेरी गड़ाई पूजा विधान कहते हैं। और इसी डेरी गड़ाई पूजा विधान के पश्चात रथ निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। भतरा जनजाति के आदिवासी रथ के भिन्न भिन्न हिस्सों का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात बस्तर दशहरा की पहली रस्म संपन्न की जाती है, जिसे हम काचिन गाधी पूजा विधान के नाम से जानते हैं। काचिन गाधी पूजा विधान की यह रस्म अश्वनी माह की अमावस्या को संपन्न की जाती है। काचिन गादी की इस पूजा विधान के पीछे भी एक किंवदंती प्रचलन में है। ये किंवदंती जुड़ी हुई है काकतीय नरेश दलपत देव से। काकतीय नरेश दलपत देव के साम्राज्य में एक छोटा सा ग्राम था जिसे हम जगतागुड़ा के नाम से पहचानते। ये जगतागुड़ा ग्राम मुख्य रूप से यहाँ रहने वाली मिर्गान जाति के लोगों के नाम से प्रसिद्ध और पहचाना जाता था।
एक बार जगतागुड़ा नामक ग्राम में आदिवासी इस क्षेत्र में आदमखोर सिंह के आतंक से अत्यधिक आतंकित थे, बहुत अधिक परेशान थे। तो इसी जगतागुड़ा का जगतू नामक एक व्यक्ति राजा दलपत देव के पास ये आग्रह लेकर गया कि राजा दलपत देव उन्हें इन आदमखोर सिंह से मुक्ति दिलाएं। राजा दलपत देव ने इसके आग्रह को स्वीकार किया और जगतागुड़ा जाकर इस सिंह का शिकार किया, जिससे मिर्गान जाति के लोगों को इस आदमखोर सिंह से मुक्ति मिल गई। और इसके पश्चात राजा दलपत देव जगतागुड़ा के मिर्गान जाति के लोगों की सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी राजधानी बस्तर से जगतागुड़ा हस्तांतरित कर दी, जो वर्तमान में जगदलपुर के नाम से पहचाना है। इसी मिर्गान जाति की एक इष्ट देवी थी जिनका नाम था काचिंगादी। राजा इस जाति के लोगों की सेवा से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने इनकी कुल देवी को अपनी देवी के रूप में स्वीकार किया और इन्हीं काचिन माता देवी की अनुमति से बस्तर दशहरा आरंभ किया जाता है। मिर्गान जाति की एक अल्पवयस्क कन्या के शरीर में माता काचिन गाधी आती है और सेरहा नामक एक पुजारी माता काचिन गाधी की पूजा करता है। उन्हें कांटों के बने हुए झूले में झुलाया जाता है और जब माता निर्विघ्न रूप से बस्तर दशहरा संपन्न होने का आशीर्वाद देती हैं, उसके पश्चात ही बस्तर दशहरा का ये पर्व आरंभ किया जाता है। काचिन गाधी की रस्म बस्तर दशहरा की पहली रस्म मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। काचिन गाधी के पश्चात बस्तर दशहरा की दूसरी रस्म रैला देवी से दशहरा आरंभ करने की अनुमति लेने की। ये रस्म क्वार शुक्ल पक्ष प्रतिमा को संपन्न की जाती है। रैला देवी से दशहरा की अनुमति लेने की इस परंपरा के पीछे भी एक किंवदंती है, एक दंत कथा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये दंत कथा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैला देवी का परिचय क्या है। रैला देवी काकतीय नरेश अन्नम देव और प्रताप रुद्र देव की बहन थे। एक बार इनके साम्राज्य पर खिलजी शासकों का आक्रमण हुआ और खिलजी शासकों ने रैला देवी का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब खिलजी शासकों ने रैला देवी को मुक्त किया तो रैला देवी वापस राज परिवार में पहुंची, परंतु राज परिवार के लोगों ने रैला देवी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके पश्चात रैला देवी वहीं निवास करने वाले जनजातीय गणों के साथ रहने लगे। परंतु अपने इस अपमान से क्षुब्ध होकर रैला देवी ने माता गोदावरी के समक्ष जल समाधि ले ली और इसके पश्चात रैला देवी का ये पूजन रैला देवी के श्राद्ध के रूप में बस्तर में आयोजित किया जाता है और रैला देवी से निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने के अनुमति के पश्चात ही दशहरा का ये पर्व आरंभ होता है। हिंदू रस्मों के पश्चात दशहरा की अगली रस्म संपन्न की जाती है और अगली रस्म है जोगी बिठाई। जोगी बिठाई की ये रस्म भी क्वार शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को ही संपन्न की जाती है। क्वार शुक्ल पक्ष प्रतिमा को हलवा जाति का एक युवक 6 फुट लंबे एक गड्ढे में निर्विघ्न बस्तर दशहरा संपन्न होने की प्रार्थना लेकर बैठता है। इन 9 दिनों के दौरान ये जोगी किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जोगी को इस कुंड पर बैठाने के पश्चात ही बस्तर दशहरा में रथ चालन की परंपरा आरंभ हो जाती है और क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक एक फूल रथ का संचालन संपूर्ण बस्तर के क्षेत्र में किया जाता है। ये 4 पहियों वाला एक छोटा रथ होता है, इसे फूलों की माला से सजाया जाता है। इस चित्र में आप इस रथ को देख सकते हैं। ये बस्तर के चारों तरफ घुमाया जाता है। क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक इस रथ का संचालन बस्तर के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है और इसके पश्चात बस्तर दशहरा में क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को महाअष्टमी का पूजा विधान किया जाता है। महाअष्टमी की पूजा विधान के दौरान रात्रि को निशा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होता है। निशा यात्रा का यह कार्यक्रम सैक्रिफाइस के लिए, बलि के लिए पहचाना जाता है। इस रात्रि को विभिन्न प्रकार के पशुओं, भूरे कुम्हड़े इत्यादि की बलि देवी को अर्पित की जाती है और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
और इसके पश्चात दशहरा का ये पर्व आगे बढ़ता है। इन पूरे 9 दिनों के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है, जो जोगी बिठाई के साथ ही आरंभ हो जाती हैं और अष्टमी तक चलती है। आइए देखते हैं कि इसके बाद बस्तर दशहरा की कौन सी रस्में संपन्न की जाती हैं। इसके पश्चात क्वार शुक्ल पक्ष नवमी को जोगी, जो हलवा जनजाति का एक युवक होता है, जो कुंड में 9 दिनों से विराजमान रहता है, राजा और बस्तर के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस जोगी को इस कुंड से उठाते हैं और इसे विभिन्न प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। और इसी सम्मान की परंपरा को जोगी उठाई के नाम से पहचाना जाता है। जोगी उठाई के पश्चात रथ चालन की परंपरा आरंभ होती है, परंतु रथ चालन की इस परंपरा के पूर्व रथ पर विराजमान करने के लिए मावली माता को दंतेवाड़ा से बस्तर आमंत्रित किया जाता है। इस आमंत्रण के लिए राजा, राजपुरोहित और अन्य गणमान्य व्यक्ति दंतेश्वरी माता के मंदिर जाते हैं और उस मंदिर से मावली माता, जिन्हें माता दंतेश्वरी की छोटी बहन माना जाता है, उन्हें स्वागत सत्कार के साथ बस्तर लेकर आया जाता है। और ये पूरी परंपरा क्वार शुक्ल पक्ष नवमी को संपन्न होती है। इसके पश्चात मावली माता को देवता की गुड़ी में स्थापित कर दिया जाता है। इसके पश्चात बस्तर दशहरा में भीतरी रहना और बाहरी रहने का कार्यक्रम आरंभ होता है। भीतरी रहना और बाहरी रहना क्वार शुक्ल पक्ष दशमी और एकादशी को संपन्न किया जाता है। भीतरी रहना और बाहरी रहना के दौरान एक बड़े 8 पहियों वाले रथ का संचालन किया जाता है। इस 8 पहियों वाले रथ को सुसज्जित किया जाता है और इस पर छत्र के साथ मावली माता स्वयं विराजमान होती है। इस रथ को बस्तर के भीतरी हिस्सों में घुमाया जाता है और इसके पश्चात मुरिया आदिवासी इस रथ का अपहरण कर इसे कुम्हाड़कोट नामक एक ग्राम में ले जाते हैं। वहां रात भर ये रथ बस्तर के बाहर रहता है और इस समय मावली माता भी बस्तर के बाहर विश्राम करती है, इसलिए इसे बाहरी रहना के नाम से पहचाना जाता है। और इसके पश्चात राजा कुम्हाड़कोट ग्राम जाते हैं और कुम्हाड़कोट ग्राम जाकर वहां के जनजातीय गणों से रथ को मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। जनजातीय गणों को खुश करने के लिए राजा उनकी इष्ट देवी की आराधना करते हैं और उन्हें नया धन धान्य अर्पित करते हैं। और इसके पश्चात रथ को मुक्त करके राजा इसे दंतेश्वरी माता के मंदिर तक लेकर आते हैं और इस प्रकार रथ चालन की यह परंपरा संपन्न होती है। रथ चालन की इस परंपरा के पश्चात बस्तर दशहरा में काछीन यात्रा संपन्न किया जाता है। काछीन यात्रा की यह रस्म क्वार शुक्ल पक्ष द्वादश को संपन्न होती है। काछीन यात्रा की यह रस्म जुड़ी हुई है उन सभी देवी देवताओं से जो बस्तर दशहरा के इस कार्यक्रम में शामिल होने बस्तर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बस्तर दशहरा के दौरान आसपास के क्षेत्रों पे निवास करने वाले सभी देवी देवता बस्तर आ जाते हैं और इन 9 दिनों के दौरान जब रथ यात्रा का संचालन होता है, ये बस्तर में ही निवास करते हैं। काछीन यात्रा पर्व इन सभी देवी देवताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने वाला एक पर्व है, एक रिचुअल है जो बस्तर दशहरा के दौरान संपन्न किया जाता है। काछीन यात्रा के पश्चात मुरिया दरबार का आयोजन होता है। मुरिया दरबार क्वार शुक्ल पक्ष द्वादश को आयोजित किया जाता है। ये लोकतांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ एक दरबार है। इस दरबार में मुरिया जनजाति के लोग और बस्तर के सभी आदिवासी समाज के लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं। प्राचीन काल में ये राजा के समक्ष अपनी समस्याएं रखते थे और राजा उनका निदान निकालने की कोशिश करते थे, परंतु वर्तमान में इस प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन आया है। वर्तमान में राजा के साथ साथ राजनेता भी यहाँ उपस्थित होते हैं और जनजातीय समाज के लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनते हैं और उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। मुरिया दरबार बस्तर दशहरा की अंतिम रस्म मानी जाती है और इसके पश्चात उन सभी देवी देवताओं और मावली माता के विदाई की रस्म आरंभ होती है। तो आइए देखते हैं बस्तर दशहरा का समापन किन रस्मों के माध्यम से किया जाता है। मुरिया दरबार के पश्चात बस्तर दशहरा में कुटुंब यात्रा की रस्म संपन्न होती है
जो क्वार शुक्ल पक्ष 13 को संपन्न की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस्तर दशहरा के दौरान विभिन्न प्रकार के देवी देवता आसपास के क्षेत्रों से बस्तर आ जाते हैं, तो इन सभी देवी देवताओं को विदाई देने की जो रस्म है वो कुटुंब यात्रा के नाम से पहचानी जाती है। कुटुंब यात्रा में राजा और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें बस्तर आने के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ उन्हें विदा करते हैं। और इसके पश्चात बारी आती है मावली माता की विदाई की। मावली माता की विदाई का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ बस्तर में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ओहाड़ी और गंगा मुंडा यात्रा की रस्म भी संपन्न होती है, जो क्वार शुक्ल पक्ष के 14 को संपन्न की जाती है। गंगा मुंडा यात्रा की इस रस्म के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख कार्यक्रम धनुष कोंडिया की उपस्थिति होता है। इस रथ संचालन की पूरी अवधि के दौरान भतरा जाति के कुछ युवक हाथों में धनुष लेकर रथ के चारों ओर नृत्य करते हुए चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये युवक रथ की सुरक्षा करते हैं। इन्हें धनुष कोंडिया कहा जाता है। गंगा मुंडा यात्रा की इस रस्म के पश्चात दंतेश्वरी माता की छोटी बहन मावली माता की विदाई की जाती है और उन्हें वापस दंतेवाड़ा पहुंचाकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस रस्म के पश्चात हमारा ये पूरा बस्तर दशहरा जो लगभग 75 दिनों तक चलता है, इसे समाप्त माना जाता है। हालांकि बस्तर दशहरा की जो अंतिम रस्म है वो मुरिया दरबार की रस्म है। ये हुआ बस्तर दशहरा की पूरी जानकारी। मैंने प्रयास किया है कि बस्तर दशहरा के बारे में जो भी प्रमुख जानकारियां हैं इस लेक्चर के दौरान आपको मिल जाएं। अपने अगले लेक्चर में बस्तर दशहरा के ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न पूछे जाने संभावित हैं, उनके साथ मैं पुनः आपसे जुड़ूंगा। धन्यवाद।